नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश की सत्ता में काबिज मोदी सरकार पार्ट 2 की कल सालगिरह है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से जोर शोर से बड़े बड़े दावे और उपलब्धियां गिनाई भी जा रही हैं। कोरोना काल के बीच भी भाजपा इन उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भाजपा का जश्न स्वाभाविक रूप से रास नहीं आ रहा है। विपक्ष के मुताबिक मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। एबीपी गंगा लगातार खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि इस पहली सालगिरह को लेकर कई उपलब्धियों के बयान हैं और कई सवाल हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचना जरूरी है। यानी पहली सालगिरह और मोदी के सिक्सर यानी पूरे 6 साल को लेकर जो भी सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। और अभी जो मेहमान आपके साथ आ रहे हैं वो हैं दिल्ली से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो कि अदाकार भी हैं, गायक भी हैं और भोजपुरी अस्मिता के प्रतीक भी माने जाते हैं। और साथ में ही उनके हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। थोड़ी देर में वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे और ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी कला, भोजपुरी गीत संगीत को एक अलग आसमान तक पहुंचाया। तो वैसे तो दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। मनोज तिवारी के बारे में बहुत ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी आप जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी के नक्शे कदम पर चलते हुए आ गए थे और आजमगढ़ से चुनाव भी लड़े थे। देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, निरहुआ जी, आप दोनों लोग का स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर भाई साहब। वैसे एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को हमारा मनोज तिवारी का प्रणाम जी। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो आप दोनों लोगों ने अगर कला के माध्यम से जताई और दिखाई, तो वो राजनीति में भी चलती चली आ रही है। तो खैर, यहाँ पर कोई भी विपक्ष नहीं है, पक्ष की बात है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से बहुत से बातें, बहुत से दावे और वादे किए जा रहे हैं और उस पर हम विपक्ष की भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, विपक्ष को भी पूरा मौका दे रहे हैं सवाल उठाने का। लेकिन ये पैनल थोड़ा खास है। आप दोनों लोग कलाकार हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरे होंगे आपसे और बातें आपकी होंगी आपके अंदाज में, क्योंकि निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में सब कुछ बड़ा उबाऊ हो गया है, बड़ा नीरस हो गया है। तो जहाँ पर मनोज तिवारी और निरहुआ हो, वहाँ पर कुछ रंग भी होंगे और कुछ नीरसता भी हटेगी, ये हम मानते हैं। और शायद संगीतमय तरीके से सरकार की उपलब्धियाँ पहुँच पाएंगी। तो मनोज जी, पहला सवाल आपसे, हक भी आपका बनता है, चूँकि आप दोनों ही तरीके से वरिष्ठ हैं, इसलिए पहले आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये आजकल आप ट्रक पे चल रहे हैं, सुना है कि चर्चा चलने लग गई है कि जो है रिंकिया के पापा जो है आजकल ट्रक पे चढ़ के जो है, और सांसद जी हो, काफ़ी राशन वासन बांट रहे हैं। तो इसके पीछे ये ट्रक पे चढ़ने वाली क्या कहानी, थोड़ा जनता को बताइए। राजकिशोर भाई, ये इस पूरे लॉकडाउन में जो ज़रूरतमंद थे उनके तक भारतीय जनता पार्टी ने अलग से प्लान किया था कि हम ज़रूरतमंद को राशन पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे। तो उसी के लिए चूँकि हम गलियों में न जा कर के सड़कों पे जो हमारे लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूटर थे जी, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको देने के लिए मैं कई बार ट्रक से खुद गया। अच्छा। तो वही चल गया और वैसे हमारे लिए ज़रूरी भी था कि इस कठिन समय में सांसद ट्रक पे रहे और हमने दिल्ली में उसके तहत, मुझे सुकून है कि हमने एक अच्छी सेवा की और लोगों को काफ़ी राहत दी। जी, देखिए निरहुआ, मैं दूसरा सवाल सीधे आपके पास आ रहा हूँ और इस जवाब की ही कड़ी आगे बढ़ाते हुए, देखिए, इस आपातकाल में राजनीतिज्ञ हों, खिलाड़ी हों, कलाकार हों, नेता हों, अभिनेता हों, सभी लोग अपने अपने तरीके से योगदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मनोज तिवारी जी तो खैर नेता हैं, लेकिन जो तमाम अभिनेता हैं उन्होंने भी किस तरीके से कामगारों को, श्रमिकों को पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। सोनू सूद का भी नाम आ रहा है। इस तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूं निरहुआ जी, चूंकि बॉम्बे में आप हैं और उत्तर प्रदेश से रिश्ता रखते हैं, और जिस तरीके से जो कतार सड़कों पर लगी, बहुत कुछ सरकारों ने किया होगा, दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा कुछ नहीं हुआ, विपक्ष कह रहा कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो त्रासदी है, इसके बीच में भी एक जीवन धारा बहती रही और जो जिजीविषा थी वो कहीं कमजोर नहीं पड़ पाई, जो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि सभी लोग इस
मोर्चे पर अब इस मामले में अपनी अपनी तरफ से कुछ करते रहे। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर कोई इस पर आपने कोई प्रस्तुति हो तो वो भी मैं चाहूंगा कि शुरुआत हो। दिनेश लाल जी। जी बिल्कुल सर, राजकिशोर सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मनोज भैया को प्रणाम करता हूं, मेरे गुरु भी हैं। और मैं जय हो, एबीपी जय हो। गंगा देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने कहा सर, सच में ये विपदा की घड़ी है, संकट की घड़ी है, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। और ऐसे में हमारा भारत जो है वो भी लगातार अपने तरीके से लड़ रहा है। लॉकडाउन का पालन करते हुए सब लोग अपने घरों में हैं। उसमें बहुत सारे हमारे मजदूर भाई हैं जो विवश हो गए कुछ राज्यों से अपने घर वापस जाने के लिए। तो ऐसे में जितना हो सका जिन लोगों से भी, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी मदद पहुंचाई उन तक, उनकी मदद की। तो ये सच में भारत की जो ये सबसे अच्छी बात है वो यही है कि संकट के घड़ी में हम घबराते नहीं हैं और संकट का सामना करते हैं। और अगर मैं अपने अंदाज में आपको कहूँ तो मैं अपने सभी भाइयों से हर बार यही बात कहता हूँ कि अगर ये जिंदगी मिली है तो हमें इसको जीना है जी। और इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां भी उठाना पड़ता है हमको। पर उन कठिनाइयों को झेलते हुए एक बात हमेशा हमको याद रखनी है और मैं यही कहता हूँ सबसे। मिलल बाटे जिंदगी ता खायल है जरूरी, खायल है जरूरी ता कमायल है जरूरी, और कमाए के खातिर कहीं जायल है जरूरी। तीनों जरूरी से जरूरी ये गोयौरी है, जवन है घर परिवार हो, जवन है घर परिवार हो। हम सब के लिए हमारा परिवार बहुत जरूरी है। जी दिनेश जी। तो जो लोग भी शहरों से जा रहे हैं गांव में, उनको मैं यही निवेदन कर रहा हूं बार बार कि आप लोग नियमों का पालन कीजिए। गांव पहुंचने के बाद भी क्वारंटाइन का जो नियम है 14 दिन तक आप क्वारंटाइन में रहिए, उसके बाद ही अपने परिवार में जाइए ताकि आपके घर परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें। ठीक है निरहुआ जी। मनोज जी, सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा और जो अंदाज जिसके लिए आप जाने जाते हैं मैं उसी अंदाज में चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद कुछ तल्ख प्रश्न भी हैं आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 1 साल का अगर जश्न मन रहा है तो सवाल पूछना बनता है और विपक्ष का यदि यहाँ कोई नहीं है तो वो प्रश्न भी हमें आपसे पूछने पड़ेंगे। लेकिन आपके अपने अंदाज में, क्योंकि दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और दिल्ली भी जिस तरीके से हम लोगों ने आज़ादपुर मंडी से लेकर आनंद विहार तक जो भीड़ देखी और तमाम जो दृश्य आए हैं सामने, वो हृदय विदारक थे और बहुत ज़्यादा चिंताजनक थे। तो इन स्थितियों में किस तरीके से आप अपने अंदाज में इसका विवरण करेंगे और क्या कहेंगे इस स्थिति पे? राजकिशोर भाई, हम लोग एक गीत बहुत पहले से माइग्रेशन के ऊपर गाते हैं कि बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, बिहार यूपी सून कैला राजा जी, घरे आजा बाबड़ी बहार हो, बिहार यूपी सून कैला राजा जी, सून कैला राजा जी हो, सून कैला राजा जी, नैया पड़ल मझधार हो, बिहार यूपी सुन कैला राजा जी। अब ये गाना हमारा माइग्रेशन पे था। हमारे हर गांव में जो जिसकी पत्नी है या फिर माँ अपने बेटे के लिए भी अलग भाव में कहती है कि मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, बिहार यूपी सुना हो गया जी। और अब इस लॉकडाउन में जो मुंबई और दिल्ली में जो एक हृदय विदारक दृश्य देखे हमने, तो हमें ये गीत याद आ रहा था
कि हम जिसके सहारे गए थे वहीं बेसहारे हो गए, और इसमें बातें निकलेंगी तो दूर तलक जाएंगी। राजनीतिक बातें हैं, लोग अपने अपने ढंग से इसका लाभ लेंगे, जी लेकिन हमने बहुत दर्दनाक दृश्य देखा। हमने बहुत कोशिश किया कि लोगों को ना जाना पड़े जी। या फिर धीरे धीरे ट्रेन की व्यवस्था हो, लेकिन जो दृश्य दिखना था वो तो दिख गया राजकिशोर भाई। जी और उस पे आप जो भी बात कहेंगे हम अपनी बात जरूर रखेंगे। जी। इसी सवाल को लेकर मनोज जी, मैं पहले इस पे थोड़ा सा आपकी तरफ से स्पष्टीकरण जरूर चाहूँगा। रेल जो है चलती है ईरान के लिए, पहुंच जाती है तुरान, ये तो आपकी अपनी व्यवस्था थी। महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार, इस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि बसों को लेकर सियासत होती है, किस तरीके से श्रमिकों को जाना पड़ता है, लेकिन कम से कम जो पटरियां हैं, जो पटरियां तो बिल्कुल सीमित हैं, वो तो पटरी से बाहर रेल नहीं जाएगी, उसको भी अगर रास्ता भटकना पड़ जाता है तो ये हमारी व्यवस्था और ये हमारे पुरुषार्थ पर क्या बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है मनोज जी? नहीं, कई सवाल तो बड़े स्वाभाविक हैं, लेकिन राजकिशोर भाई, मैं एक इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे नरेंद्र मोदी जी की सारी व्यवस्थाओं पे बहुत गर्व है। जी ऐसे इतने बड़ी इस कोरोना संकट में समय से लॉकडाउन करना, हमें पता है बहुत लोगों को तकलीफ़ें आई होंगी, दूसरों को क्या बोले, हमको तकलीफ़ आई। हमारी बेटी बॉम्बे में है, हमारी माँ गांव में है, हम तड़फड़ा के रह गए, लेकिन इंसान को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए अच्छा कदम था। जहाँ तक तुरंत जो स्टेप उठाया गया, लोगों को पहली बार इस देश में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन, जितना आपके राशन कार्ड पे मिल रहा है उतना ही राशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। जी मनोज जी। और यहाँ तक कि समय के साथ जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने के लिए व्यवस्था हुई। अब किस स्टेट ने उसको कितना अपनाया, क्योंकि राशन वितरण व्यवस्था स्टेट के जिम्मे है। मजदूर नहीं निकलने चाहिए थे, उनको अगर ज़रूरत की चीज़ें मिली होती, खाना मिला होता, राशन मिला होता तो वो नहीं जाता, उसको किराएदार से झगड़ा नहीं होता तो नहीं जाता, लेकिन सब कुछ हुआ। और मैं आज आपके शो में बोलूँगा, हमने अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को राज्यों से झगड़ा करते हुए देखा है, सुना है उनके सामने। मैं जब पहुंच गया था एक दिन, भाई साहब हमारे मजदूरों को जाने की व्यवस्था करो, क्योंकि हम भले ही दिल्ली में हों लेकिन हमारा तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के मजदूरों से विशेष हमारा रिश्ता। हम हैं, दिनेश लाल यादव हैं, हम लोग भी मजदूरी है। हम लोग तो, राजकिशोर भाई आप अच्छी तरह जानते हैं हम कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पीयूष गोयल जी ने जो राज्यों से कि आप जल्दी ट्रेन का ऑर्डर करो, लेकिन उस ट्रेन के ऑर्डर के बीच जो राजनीति हुई, पैदल चला दो, वो बहुत दुखदाई थी। और इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो केंद्र सरकार ने काम किया है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत तक की यात्रा हो, वो सच में विपक्ष जो भी कहे वो तो कहने के लिए किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आज पूरा देश, पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों की, उनके त्वरित सहायता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है निरहुआ जी, आपकी तरफ रुख करूंगा, क्योंकि जब सियासत की बात होती तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर हुई, और जिस तरीके के दृश्य धारावी से लेकर मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन से देखे हैं पूरे देश ने, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप जाने दीजिए, खाने को लेकर जिस तरीके के संकट हुए हैं, और अब इस समय उनको वहाँ से बेस्ट की बसों में बाहर भरकर निकाला जा रहा है, ये जो प्रक्रिया थी, इसको लेकर आप आरोप प्रत्यारोप तो कर सकते हैं, लेकिन वो मजदूर जिसके बूते वो शहर चमचमाते हैं, दिल्ली में मनोज जी बैठे हुए हैं, मुंबई में आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर सड़कें चमचमाती हैं, इमारतें गगनचुंबी खड़ी हो जाती हैं और विकास का पहिया घूमता है, लेकिन उस मजदूर के लिए ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, उद्धव ठाकरे वहाँ पर कह देंगे कि हमने बहुत सारा काम किया, अमुक अमुक सरकारें ये सब दावे कर सकती, लेकिन वो मजदूर सड़कों पर चलता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे पाता है। तो इस सियासत में, चूंकि आप महाराष्ट्र में, तो आखिर वो कौन सी बात थी, मुंबई में आप हैं तो वो कौन सी बात थी, क्यों वहाँ लोग नहीं रुके? क्योंकि जो बात कही जा रही, सबको खाना भी मिल रहा है, रहने की बात भी हो रही, तो आखिर क्यों उनको जाना पड़ा? ये विश्वास का संकट कहाँ पैदा हुआ निरहुआ जी?
मुझे लगता है सर कि ये ऐसी विपदा की घड़ी थी कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। इस मामले में कम से कम राजनीति मतलब नहीं लेकिन होनी हुई चाहिए थी। राजनीति ना निरहुआ जी, लेकिन हुई राजनीति ना। लेकिन हुई राजनीति। और मुझे लगता है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, यहाँ की राज्य सरकार है, चाहे वो दिल्ली की राज्य सरकार है, वो जो उनका फर्ज था, जो दायित्व था, उसको बखूबी निभाना चाहिए था। जी। और उनको इस तरह से इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी कि अगर हम ऐसा मजदूर परेशान होते हैं, रोड पे निकल जाते हैं। अफवाह भी उड़ाई गई कि यहाँ से बसें जाएगी, यहाँ से ट्रेन जाएगी, और उसमें लोग जो है फंस गए क्योंकि वो परेशान थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद था, बहुत निंदनीय था, जी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये ऐसा समय है जब हमको पूरे देश को एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ना था, और इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी कि हम आज केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा काम करें कि लगे कि चलो यहाँ पे जो है मजदूर परेशान है, वहाँ मजदूर परेशान है। परेशान है तो उनकी मदद करनी चाहिए थी। जैसा कि अभी मनोज भैया ने कहा कि जब सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया था कि राशन जो है वो मुफ्त बांटा जाए, तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जब वोट लेना होता है तो उन मजदूरों के एक एक घर तक पहुंच जाते हैं। तो ये सुविधा पहुंचाने में क्यों पीछे रह गए, क्यों नहीं पहुंचा पाए? ठीक है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद था। और इस दुख को देख करके, एक चूंकि मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, मनोज भैया भी मजदूर के बेटे हैं, तो हमारे दिल से भी जो दर्द निकला, जो बात निकली, वो यही निकली। लगी जो चोट दिल पे है उसे कैसे दिखाऊं मैं, हमारा हाल कैसा है किसे जाकर बताऊं मैं। किसानी हम ही करते हैं, सभी का पेट भरते हैं, हमारा भाग्य ऐसा है भूख से हम ही मरते हैं। तड़पते भूख से बच्चे, तड़पते भूख से बच्चे, इन्हें कैसे जिलाऊं मैं। लगी जो चोट दिल पे है उसे कैसे दिखाऊं मैं। तो मजदूर का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो किसे दिखाएं, किसे बताएं कि भाई पार्टियां और राज्य सरकारें आपस में राजनीति खेल रही हैं, पर हमें जो तकलीफ है वो हम किसको दिखाएं, किसे जाकर के बताएं? जी मनोज जी, इसी बात को जो निरहुआ जी कह रहे थे, तो उसको सुनते सुनते मुझे जो बात समझ में आई, जो चोट लगी है, और इतना निरीह वो मजदूर कैसे हो सकता है, उसको किसने बना दिया, इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमने तो बचपन में कुछ कविता सुनी थी कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और खड़ा हुआ है, जिसने लोहा मोड़ा है, जिसने सोना खोदा है, वो जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। लेकिन उस जन को, जो सूरज के रथ का घोड़ा है, उसके ऊपर एक कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? ये व्यवस्थागत है, राजनीतिक है, क्या ग्रहण है ये? देखिए, ये सारे वो सवाल हैं राजकिशोर भाई, जिस पे कोई भी व्यक्ति इसको पॉलिटिसाइज करने की सोच नहीं रखेगा जी। लेकिन ये तकलीफ तो हमें भी हो रही थी, तकलीफ आपको भी हो रही होगी। जैसा हमारे बच्चे भूखे, जैसा दिल पे चोट लगने के बाद हमारे दिनेश जी कह रहे थे अभी जी। ये सारी चीज़ों के बीच मुझे 3-4 चीज़ें बहुत खटकी हैं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार में कांग्रेस भी है, और वही कांग्रेस, उसी महाराष्ट्र से लोग पैदल निकल जाते हैं, बस नहीं मिलती है, और उसी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता प्रियंका जी, वो उत्तर प्रदेश को बस दिखा रही होती है, बस लो। तो इस सोच पे हमें बड़ी हैरानगी होती है। राजस्थान से छात्र भी निकलने हैं, मजदूर भी निकलने हैं, लेकिन वहाँ से बस से नहीं निकाले गए।
लेकिन वहाँ के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बस देने की प्रवृत्ति दिखा दी। हमारे दिल्ली में, अब ये लाइन इस पे कह के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उस समय मुझे लगता है कि यार ये क्या है। वैसे योगी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने शुरू में, वो भी नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते थे कि मजदूर निकलें, लेकिन मजदूरों को कैसे आनंद विहार तक पहुंचने के लिए बाध्य किया गया। मजदूरों को ही नहीं, मजदूर वेशधारी कुछ लोगों को मुंबई में बांद्रा स्टेशन पे पहुंचाया गया। इसके पीछे जो मजदूरों को उद्वेलित किया गया, क्योंकि आज राजकिशोर भैया, मनोज जी, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मजदूरों, ये विपक्ष की साजिश आपको लगता है? ये मतलब दिल्ली में केजरीवाल सरकार और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार, आप सीधे सीधे दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से ये सवाल उठा रहा हूं जी, क्योंकि अभी हम मजदूरों से बात कर रहे हैं, जो रुक गए हैं उनसे बात कर रहे हैं। बहुत लोगों से हम मिले, वो रुक गए, उनको हमने राशन पानी व्यवस्था दिया, जरूरत पड़ी तो कुछ आर्थिक सहायता भी दी। तो जब उनसे पूछते हैं कि भाई इस संकट में निकले क्यों, तो दो घटनाओं को बताते हैं कि बाबूजी वो आनंद विहार से बस जा रही है उत्तर प्रदेश बिहार के लिए, आप लोग पहुंचो। इस लाइन ने दिल्ली के बहुत मजदूरों को ऐसे प्रोवोक कर दिया, क्योंकि एक कमरे में 8-8 मजदूर रह रहे हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आप कहां से कर पाएंगे। सरकार ने कोई स्टेडियम की व्यवस्था की नहीं। और दोबारा हमने मुंबई में वैसा ही दृश्य देखा जी। मुंबई में बांद्रा स्टेशन पे जो भीड़ इकट्ठी हुई, दिनेश जी भी इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। हमारी जानकारी में वो लोग के पास झोला नहीं था, बैग नहीं था, लेकिन वो 1500-2000 की संख्या में आ गए जी। तो एक सवाल बड़ा उठता है। और वहां से जो मजदूर प्रवोक हुआ जी, वो चाहे गुजरात का मजदूर हो, चाहे वो तमिलनाडु में, चेन्नई में, जहां भी मजदूर फंसे हों, जी मनोज जी, उन लोगों के अंदर ये लगा कि भैया अब हमें घर निकल चलना चाहिए, साधन मिले ना मिले। वो एक अजीब स्थिति थी। हालांकि मैं पीयूष गोयल जी का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। मैंने जब ये दर्द उनको बताया तो उन्होंने अगले 2 दिन के अंदर ट्रेन की व्यवस्था की, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था राज्यों के मांगने पर ही हो सकती थी। उत्तर प्रदेश ने जिस समय 487 बस ऑर्डर किए थे राजकिशोर भाई, बिहार ने जब 254 बस ऑर्डर किए थे, उस समय तक झारखंड मात्र 44 ट्रेन बस नहीं ट्रेन जी, पश्चिम बंगाल मात्र 9, छत्तीसगढ़ मात्र 10 जी। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत दिन से सोई हुई कांग्रेस ने सोचा कि इसमें हम, अब चूंकि संकट का समय था, किसी का भी मन खराब किया जा सकता था, उन्होंने जो अपनी कोशिश की वो की। लेकिन मुझे दर्द तब होता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? बिल्कुल जी मनोज जी, आवाज आ रही है आपकी भैया? जी जी, आवाज आ रही मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे दर्द इस बात पे होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने झूठ परोसना शुरू किया इस कोरोना संकट में जी। उन्होंने कहा 30,000 बेड है। जब हमने PIL लगवाई तो पता चला 3150 बेड है। तब वो भी मान लिए कि हाँ 3150 है। अरे भैया 3150 और 30,000 में 90% झूठ है। फिर उसके बाद मृत्यु के आंकड़ों को छुपाना, सोशल डिस्टेंसिंग का केयर नहीं करना जी। अब ये सब जो बातें आने लगी, जो खाने के नाम पे इतना, मतलब दाल हमने चेक करना शुरू किया, दाल में पानी पानी है, दाल तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। पर तब हमें फिर वो एक कविता की 2 लाइनें याद आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। कि वो कहते हैं ना कि मजबूर थे हम जन्मे जन्मे ये दर्द उठाना जान गए, संकट में कौन हमारा है,
नहीं बोलेंगे पर पहचान गए, पहचान गए। ये बहुत शब्द नहीं आएंगे, लेकिन हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, अपनी अपनी बातें सब करें, लेकिन हमने जो सवाल उठाया, जैसे आपके चैनल पे बेड के बारे में झूठ बोलना, मृतकों के आंकड़े के बारे में झूठ बोलना, पर मनोज जी मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा रोकना कोरोना चाहूंगा। संकट में राजनीति हुई है वो बड़े अजीब है। जी मैं इसको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और थोड़ा सा इस बात पे भी लेके जाना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकारें झूठ बोल रही हैं, इस तरीके से जानबूझ के एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, एक ऐसा नकारात्मक माहौल इस विपदा में भी बनाया गया। लेकिन प्रश्न ये है, केंद्र में सरकार आपकी, आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिनके एक साल दूसरी जो उनकी पारी है शुरू करने पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो लगातार जब सब कुछ विपक्ष ही कर रहा है तो सत्ता पक्ष कर क्या रहा था? आखिर आप क्यों नहीं उस पर अंकुश लगा पाए? क्योंकि दिल्ली भले ही हाफ स्टेट है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसको लेकर चुनाव में काफ़ी फुलझड़ियाँ छूटी थी, काफ़ी बम भी छूटे थे, उसको लेकर काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं और ये लोग जो चाहते हैं वो करके चले जाते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना ना मानूं, इसको तो क्या मानूं मनोज जी? नहीं, पल्ला झाड़ना नहीं है। हमने उसमें दिल्ली में तो हमने एक्शन किया जी। जो आनंद विहार पे जो लोकल डीटीसी की बसें लगा करके लोगों को पहुंचा दिया गया था जी। उसमें जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी थे उनको सस्पेंशन झेलनी पड़ी है, उनको सो कॉज नोटिस हुआ है। ठीक है। और अभी उसकी जांच हो रही है कि इन बसों को चला करके ये सूचना किसने दिया, पहली बात। ठीक है मनोज जी, मैं थोड़ा सा, मेरा ब्रेक का समय महाराष्ट्र है के बारे में अभी ये नहीं बोल रहे मनोज जी, हैं। मैं लौट के आ रहा हूँ, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, छोटे से ब्रेक का समय है, मैं लौट के तुरंत आ रहा हूँ, कहीं मत जाइएगा। भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार हमारे साथ और दोनों राजनेता हमारे साथ मौजूद हैं, ये चर्चा जारी है, कहीं मत जाइएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी एबीपी गंगा पर मोदी का सिक्सर, इस विशेष चर्चा में और विशेष कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भोजपुरी के दोनों सुपरस्टार हमारे साथ में हैं, मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। आप दोनों लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। निरहुआ जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, हम जिस विषय पर अब बैठे हुए हैं हमने काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर चर्चा की, लेकिन अब जो विषय है मोदी सरकार का 1 साल और इससे पहले जो 5 सालों की एक परंपरा थी, मोदी पार्ट 2 में 1 साल और, इसको मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदाज में, दर्शकों को गुदगुदाने वाले अंदाज में, या जो उसकी आपको जो भी सच्चाई दिखाई पड़ती उस तरीके से इसको जरा बयां करें। इसके बाद मैं मनोज भाई के पास जाऊंगा और उसके बाद फिर हम चर्चा को विराम देंगे। जी सर, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप तो ये लगता रहेगा और उसमें अभी भी मैं यही कहूंगा कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। संकट में देश है, इसमें सबको मिलके और इस लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि जब बात मोदी जी की होती है तो मोदी जी के खिलाफ जब लड़ना होता है तो महागठबंधन बन जाता है, सब लोग एक साथ मिल करके मोदी जी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं जी। तो ये समय था कि पूरा महागठबंधन बना करके और ये लड़े होते लोग, कोरोना से तो ज्यादा अच्छा होता। पर दुर्भाग्य है कि ये लोग अभी भी राजनीति में ही लगे हैं, मोदी जी के खिलाफत में ही लगे हैं। पर मैं अगर मोदी जी के बारे में कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि जिस सूझबूझ के साथ उन्होंने देश को चलाया है 5 साल पहले और ये जो 1 साल पूरा हुआ है जी। उसकी तारीफ सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। और इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदाज में कहूं जी बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा, मोदी जी सूझबूझ ऐसी दिखाए, वादा किए थे जो वादा निभाए, सच्चे प्रधान सेवक बन के दिखाए। कितनी तारीफ करूं छंद अलंकार में, मोदी मोदी गूंज रहा है पूरे संसार में, मोदी मोदी गूंज रहा है पूरे संसार में। इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी का भक्त हूं तो सिर्फ मैं ही उनका गुणगान कर रहा हूं,
पूरी दुनिया उनका गुणगान कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने इस संकट से उबरने के लिए हमारे भारत को जो मंत्र दिया, जिस तरह से भारत को उबारा, बाकी दुनिया को भी उन्होंने राह दिखाई, तो उनकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। मैं तो यही देख रहा हूँ। ठीक निरहुआ जी। मनोज जी, बस आखिर में फिर इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ, और अब मैं मनोज तिवारी जो एक कलाकार हैं और जो 1 साल का मोदी सरकार के कार्यकाल पर और पिछली 5 सालों की थाती आपके साथ जुड़ी हुई है, उसमें भी आप सक्रिय थे ही थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदाज में जो कहा छंदबद्ध और अलंकार समास जो भी आपको लगाने हैं, जनता जिसके लिए आपको देखती है जानती है, उस अंदाज में जरा एक प्रस्तुति हो जाए। थैंक यू राजकिशोर भाई। देखिए, दिनेश ने जो गीत गाया वो गीत तो इस समय दुनिया के कई देश गा रहे हैं जी। वो अलग अलग रूप में गा रहे हैं। सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी को मिलना, वो भी इस गीत का भाव है। आज कोरोना संकट में कई देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और उनके किए गए उपाय को बड़ा मान रहे हैं। और मैं तो सिर्फ, अब जब आप इस चर्चा का समापन करेंगे तो मैं एबीपी गंगा के दर्शकों से यही बोलूँगा जी कि आइए आत्मनिर्भर भारत की तैयारी करें। जी। अपनी अपनी बारी को हम किस प्रकार से इस आत्मनिर्भर के 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझ के, उनमें चूँकि ये समंदर है, उस समंदर से हमारे लिए कौन सा मोती महत्वपूर्ण है उसको हम निकालें। रेडी पटरी के लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा, मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपया अलग से दे दिया गया। राहुल गांधी जी ने तारीफ क्या कर दिया, सोनिया जी नाराज हो गई, उन्होंने तुरंत बोला ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, केवल बुराई करो, केवल बुराई करो। तो मैं इस अंतिम नोट पे मैं आपके चैनल के मार्फत एक कविता के रूप में बात कहूँगा जी। कि आत्मनिर्भर भारत तैयार हो जाए, आत्मनिर्भर भारत तैयार हो जाए, अपने अपने हिस्सा का करार हो जाए, हर एक बूंद में भारत की प्रगति होगी प्यारे, इस 6 साल के मोदी का इजहार हो जाए, वो सबका है वो सबसे है, वो सबका है वो सबसे है, वो अभी नहीं वो कब से है, वो सोच है भारत माता की, वो सोच है देश के गरीबों की। आइए मिल कर के संसार में हुंकार हो जाए, आत्मनिर्भर भारत को ये देश तैयार हो जाए, ऐसे होए जैसे गंगा की धार हो जाए, इस कोरोना संकट में बेड़ा पार हो जाए। ये हमारी प्रार्थना भी है, ये हमारी अरदास भी है। बहुत खूब मनोज भाई जी के शो में बहुत खूब मनोज भाई। लेकिन दरअसल क्या करूं, मैं थोड़ा सा इस समय एंकर की बजाय, पत्रकार की बजाय थोड़ा सा नेता बन रहा हूं, थोड़ा वादा खिलाफी कर रहा हूं। मैंने कहा था कि आखिरी सवाल होगा, चूंकि अब आप दोनों लोग तरन्नुम में आए हैं, इस समय अगर मैं उठ जाता हूं तो आपसे मैं तो वादा खिलाफी कर लूँ, लेकिन जनता जब इसका रस लेना शुरू कर रही तो उस समय इसको यहाँ छोड़ देना मैं उचित नहीं मानता हूँ। तो इस बार एक राउंड तो और जाना पड़ेगा। दिनेश लाल यादव जी, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि जब मनोज भाई ने जो जिस नोट पे छोड़ा है वहाँ पर इसको थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ाते हैं 1 साल के कार्यकाल को लेकर, तो किस तरीके से इस कोरोना संकट के दौरान भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से हमने अपनी जिजीविषा और जो हमारा आत्मबल था, जो आत्मनिर्भरता की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से और आगे बढ़ने का स्वप्न आप अभी भी जिंदा रखते हैं और आगे देखते हैं? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हम भारतवासी जाने ही जाते हैं इस बात के लिए कि जब भी हम पे कोई संकट आता है तो हम और निखर के आते हैं। और ये संकट आया है, संकट से हम लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, और ये भी हमें भरोसा है कि इससे हम जीतेंगे
और जीत करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। और चूंकि भारत का नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इतने सूझबूझ वाले इंसान हैं कि उन्होंने पूरे दुनिया को ये दिखाया है कि किस तरह से संकट की घड़ी में भी धैर्य रख करके और आगे बढ़ना है। तो इस मंत्र को लेके चलना है और मुझे लगता है कि अगर मेरा देश जिस तरह से आगे बढ़ेगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ मतलब हिंदुस्तान ने दिखाया, जो कहते हैं वो करते हैं। और चूंकि हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हैं तो हमें और भी भरोसा पक्का हो जाता है कि हम बहुत ही आसानी से इससे बाहर निकलेंगे, इस संकट से, और आगे बढ़ेंगे। ये निरहुआ जी इसके लिए नहीं जाने जाते हैं, ये तो मतलब कोई भी प्रवक्ता बोल सकता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन निरहुआ जी जिसके लिए जाने जाते हैं हम तो उस अंदाज में सुनना चाहते हैं। और इसी लालच में मैंने अपना वादा तोड़ा, वादा खिलाफी की आपके साथ में। जी मतलब आप कुछ सुनना चाहते हैं? तो मैं तो अभी जब सर देखता हूँ ना शहरों में जो हालत हो रही है, हम सब की जो किसान है, जो मजदूर हैं, तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है जो मैं बहुत पहले गाया था और लगता है कि अब वो जाके एकदम सटीक बैठ गया कि हाँ ये सच्ची है। जवन मजा गाँव के सिवनिया मिले पूरे दुनिया में नाही, छोड़ दे खेती बाड़ी, छोड़ दे गौआ, झूठे ही बढ़ावली शहरिया में पौआ, कि शहरी रोशनिया में नाही, जवन सुख माई के चरनिया मिली पूरे दुनिया में नाही, जवन मजा गाँव के सिवनिया उ मिली सोना चनिया में नाही। तो अपने गांव को सजाना है। अपने किसान भाइयों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने घर परिवार को, अपने गांव को, उसको सजाइए। और पूरे दुनिया में वो मजा नहीं है जो अपने गांव में है, अपने घर में, अपने परिवार में है। बिल्कुल निरहुआ जी, बस यही निवेदन करूंगा सबसे। बिल्कुल निरहुआ जी। देखिए मनोज जी, अब मैं पक्का वाला वादा खिलाफी नहीं करूंगा, बिल्कुल आखिरी सवाल। और मतलब मैं अब आप वाली भूमिका में नहीं रहूंगा। मैंने कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं नेता बन गया था तो मैंने वादा खिलाफी कर ली, लेकिन खैर मजाक से अलग, ये जो अभी बात कही निरहुआ जी ने, इसमें एक संदेश भी है, कुछ संकेत भी हैं। कई बार आपदाएं अवसर के रूप में भी सामने आती हैं और जो हमारी श्रम शक्ति, जो दर्द आपने कहा था कि कैसे मुंबई और दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे छोटे राज्यों के लोग वहाँ पर जाते हैं आजीविका की तलाश में और अपना गांव सूना करके चले आते हैं, उनके घर पे, उनकी दहलीज पे उनकी माँ, पत्नियाँ, बहन किस तरीके से उनकी बाट जोहती रहती हैं। तो ये एक अवसर है, जब वापस आए हैं तो किस तरीके से गांवों को, जो बात चल रही थी कि विकेंद्रीकरण किया जाए काम का, जो भीड़ बहुत ज़्यादा शहरों पे हो गई उसका बोझ कम किया जाए। तो ये एक साल जब मोदी सरकार की दूसरी पारी का पूरा हो रहा है और ये आपदा आई है, तो इसको अवसर के रूप में तब्दील करने को कैसे आप भुनाएंगे, और इस पर आपके अंदाज में, आपकी ओजस्वी वाणी और कलामय वाणी में, और जो सरस्वती आपकी जो वहाँ पे बैठी हुई है, उस तरीके से मैं सुनना चाहूँगा मनोज जी। देखिए, जो हमारे मजदूर भाई निकल पड़े ना, जो एक उनको ललक दिखी गांव पहुंचना है, उसका एक बड़ा पुराना भाव है कि गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही भुलाला घर जवार, मोरे भैया रे गौआ बोलावेला हमार। गांव के सिवनवा से खेत खरिहनवा, नाही भुलाला घर जवार, ए गोरी हो गौआ बुलावेला हमार। हर छूट मिलल बा लॉकडाउन में, कोरोना बा तैयार। छूट मिलल बा लॉकडाउन में, पर कोरोना बा तैयार। ए गौआ के लोग तुहू रहिह होशियार। आपदा में अवसर कैसे
होई मोदी कई हैं, कैसे संकट से निकली देश मिलके चली हैं, और देश के बच्चा बच्चा से कोरोना मानी हार, देश के बच्चा बच्चा से कोरोना मानी हार, रहिहा सतर्क मेरे देशवा हमार, देशवा हमार। बहुत खूब मनोज जी, बहुत खूब, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात का मान रखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इससे खूबसूरत समापन इस कार्यक्रम का हो नहीं सकता था, एक आशा के साथ में। और हम उम्मीद करते हैं, पहले तो आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये उम्मीद करते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व इस आपदा से मुक्त हो, और इस मुक्त होने के बाद में फिर से ये स्वर लहरियां और संगीत उसके जीवन में वापस आए। और 3 बजे बेहद खास पैनल के साथ में पहली बार टीवी के स्क्रीन पर 2 दिग्गज पहाड़ के 2 रावत होंगे मेरे साथ में। देखना मत भूलिएगा एबीपी गंगा। ये चर्चा जारी है, खबर आपकी, जुबां आपकी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी